हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हमारा फिर से क्या है, कंप्यूटर पीवाईक्यू सेशन, जिसमें मैंने 3 पेपर कंबाइन किए हैं। अगर आपको इनका वो चाहिए होता है, पीडीएफ वगैरह चाहिए होता है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पटवारी का एग्जाम है एक 2024 वाला, एक कांस्टेबल फोटोग्राफी का एग्जाम है, और एक कॉस्ट अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम मैंने कंबाइन किए हैं, 3 एग्जाम्स। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा बिजी रहूंगा, बट स्टिल मैंने कोशिश किया कि इसमें 60 से 70, क्योंकि 20-20 तो सब में ही है, किसी में 20 से ज़्यादा भी है, तो 65 के आसपास अराउंड तो इसमें पीवाईक्यूज जो है आपके कवर हो जाएंगे। और आपको पता चलेगा जो हम इतने सेशन पीछे 15 से 16 सेशन, जो हम 14-15 सेशन आई थिंक अब जो कर चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाइप कर दिया करो वीडियो को, ताकि लोगों तक और पहुंचे। यूट्यूब रिकमेंड करेगा लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी फ्री में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पटवारी एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल दो इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है सिलेबस के साथ, लेकिन जेकेएसएस भी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि एक आसान सी चीज़ है, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया का जो आईटी एक्ट है वो 2000 में एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये आप याद रख लेना। इसका कोई हमारे साथ लेना देना नहीं है, बट जेकेएसएस भी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, मैक फ्री इज एन एग्जाम्पल। अब सब लोगों को पता है भैया, मैक फ्री जो है वो एंटीवायरस है, सबको पता है, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा बताने वाला नहीं है। अब एंटीवायरस होता क्या है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जो मैं देता हूँ वो मुझे देनी पड़ेगी। अब देखो, जिसको नहीं चाहिए वो थर्ड क्वेश्चन में स्विच कर सकता है। एंटीवायरस क्या है, ये एक अपना आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस तरह से आपको पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है किसके लिए, हमें क्या कर सके, प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट कर सके हमको, किससे, वायरसेस से बचा सके, वायरसेस को रिमूव कर सके, मेलिशियस सॉफ्टवेयर से मतलब बचा सके। इन चीज़ों के लिए इसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पहले तो ये। अब उसके बाद मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूं एंटीवायरस में। कुछ नाम, जैसे आपको कुछ नाम पता होने चाहिए, जैसे अवास्ट है हमारे पास, ये एक एंटीवायरस है। उसके बाद K7 है, जो पॉपुलर है वो बता रहा हूं। उसके बाद आपका मैक फ्री जो है वो आपका एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया KASPERSKY, ये आ गया एक। उसके बाद आपका क्विक हील, बहुत बार पूछा जाता है, ये आ गया आपका एक। उसके बाद नॉर्टन, ये आ गया आपका एक। तो ये जैसे क्विक हील यहाँ पे भी दिया था, तो मैकफ्री क्या है, एग्जांपल है किसकी, एंटीवायरस की। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब इसमें मैं थोड़ी और बात करूं आपके साथ, तो मैं वायरस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या पूछा जाता है वायरस में। सबसे पहले इसकी पूछी जाती है फुल फॉर्म, जो कि है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो भी बोलो आपकी मर्जी है। मतलब कि एक वाइटल इंफॉर्मेशन है जिसको चारों तरफ से क्या कर लिया गया है, घेर लिया गया है, वहां से निकल नहीं पा रही है। ठीक है, और ये किसके सबसे पहला, अगर पूछा जाए सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो क्या था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था, क्रीपर था सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो है। ठीक है, और इसको मतलब कई बार वॉर्म भी बोला जाता है, वायरस बोला हो या वॉर्म बोला हो, वो आप यहाँ पे देख लेना ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा। किसने डेवलप किया था भैया, किसने राइट किया था, ये पूछा जाता है। बॉब थॉमस कब, 1971 में। और इसको खत्म करने वाला, ठीक है, इसको खत्म करने वाला एक एंटीवायरस जो था, क्या था वो, रीपर। ठीक है, ये किस लिए डिजाइन किया गया था कि क्रीपर को क्या कर सके, डिलीट कर सके। तो क्या था, REAPER, रीपर क्या था, एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि क्रीपर को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसको डिजाइन किया गया था। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फर्स्ट वायरस। वैसे तो फर्स्ट वायरस कौन सा है हमारा, क्रीपर है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि मोस्ट वाइडली, ठीक है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फर्स्ट वायरस। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और अगर आपके ऑप्शन में ब्रेन नामक कोई ऐसा प्राणी हो, कोई ऐसा ऑप्शन हो ब्रेन नामक, तो आपको ये मार्क करके आना है 1986 में जो है इसको बनाया गया था, रिलीज किया गया था। और पूछा जाए कि ये किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। BASIT फारूक, ठीक है, FAROOK अलवी एंड अमजद, AMZAD अमजद फारूक अलवी, पाकिस्तान से थे दोनों। तो अगर पूछा जाए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फर्स्ट वायरस ब्रेन 1986, किसने डेवलप किया था भैया, बसित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी, दोनों भाई थे शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या थे, बट ये इन्होंने किया था फ्रॉम पाकिस्तान। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस। ठीक है, यहां पे मैं ये भी लिख लेता हूं, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर पूरा मतलब ऐसे डिजाइन कर करके लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो 1 घंटे का सेशन मेरा बनता है, बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि सर 1 घंटे का बहुत बड़ा सेशन होता है, बट इस समय मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ऐसे मैं चाहूँगा तो 1 घंटे के सेशन को 20-20 मिनट के सेशन 3 दिन में उसको कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन इस समय आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नहीं चाहता ये चीज़।
तो अगर आपको मतलब लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, आप लोग कम करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आप लोग फास्ट करके देख सकते हो। सबका अपना अपना मतलब वो होता है। तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है हमारा, ELK, एल्क क्लोनर नामक हमारा जो है वो ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस बोला जाए तो उसका क्या नाम था, माई डूम, 2004 की बात है। ये सारी चीज़ें देखो, क्वेश्चन सिर्फ ये था मैकफ्री क्या है ये, एंटीवायरस करके मैं निकल जाता, लेकिन मुझे 5 मिनट लगे, 3 मिनट 4 मिनट लगे आगे सब चीज़ें बताने में। अब मैंने यहाँ पे जो आपको ये बताया ना, अवास्ट, K7, मैकफ्री, ये सारी, इसकी मैंने लास्ट सेशन में इनका ये भी बताया था कि किसने किसने ये डेवलप की हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि नॉर्टन जो है वो किसने डेवलप किया, क्या है नॉर्टन का डेवलपर कौन था, किसने डेवलप किया है, सिमेंटिक टेक्नोलॉजी, सिमेंटिक करके इन्होंने डेवलप किया था, मतलब ये कंपनी है शायद, तो उन्होंने किया था। उसका नाम शायद चेंज होकर जनरल समथिंग कुछ नाम था जो चेंज हो गया था, जेनटेक करके पता नहीं कुछ चेंज हो गया था उसके बाद। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको सब बताया था वहाँ पर। मैंने अवास्ट का बताया था आपको, क्विक हील का बताया था, और पता नहीं किस किस का 5-7 मैंने और बताए थे। तो वो सेशन जो है देख के कहीं लिख के रख लिया करो, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मतलब इनके पीछे सेशन में करा चुका हूँ। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। अब होता क्या, मैंने वहाँ पे आपको बताया था सेल रेफरेंसेस के बारे में, आपको ये ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था 2 तरह का होता है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव में क्या हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट में एड्रेस को वो क्या कर देता है, लॉक कर देता है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, बट ये भी बोला था इसमें ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, वो डॉलर साइन हमारा लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए, डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना। दूसरी बार ये रिपीट हो चुका है, आई थिंक तीसरी बार कहीं मैंने क्वेश्चन देखा है, 2 बार तो मैं पहले देख चुका हूँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर मैं 89 पे चलूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 89 अगेन ये रिसेंट क्वेश्चन मैं कहीं पे देख चुका हूँ, पिछले सेशन में शायद मैं आपको करवा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारी कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, F7 यूज होती है, ठीक है। MS वर्ड में आप लोग ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो है या कोई कॉलम्स जो है वो MS वर्ड में किसके बराबर होंगी, मतलब मिनिमम क्या होगा, क्या 0 रो और 0 कॉलम होगी, तो 0 रो तो नहीं हो सकती, तो 1 रो और 1 कॉलम जो है वो मिनिमम होंगी। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो MS एक्सेल में कितने होते हैं। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बतानी। नहीं बताओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बताओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब बच्चे देखेंगे, अगर जिसने ये नहीं देखा खुद रिसर्च करके, बच्चा कमेंट में आएगा, बच्चा देख लेगा कि हाँ भाई इतना होता है, तो उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं है, आपकी हिसाब से आप जैसा चाहो। 91 क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है। इन MS वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो कीज क्या करता है। देखो कंट्रोल और शिफ्ट आप करके देख लेना खुद, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैं एरो की अगर दबाऊंगा ना, सपोज करो मैं राइट वाली एरो की दबाता हूं, तो जितना भी राइट में मेरा टेक्स्ट होगा वो क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। अगर मैं नीचे वाली एरो की दबाऊंगा तो नीचे वाला टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट होता जाएगा। अगर मैं ऊपर वाली जाऊंगा तो ऊपर वाला, लेफ्ट वाली जाऊंगा तो लेफ्ट वाला। तो इसीलिए किसी भी एरो की के साथ जब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाता हूं, तो वो क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है किसी टेक्स्ट को, ठीक है। क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ तो राइट साइड जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर देगा। आशा करता हूँ आपको समझ जो है वो आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रैनसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड बाय। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। रैनसमवेयर वायरस इज डेवलप्ड फॉर, बाय नहीं है, फॉर, किसके लिए डेवलप किया जाता है, तो ये डेवलप किया जाता है, ये याद रखना। रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसम क्या है, रैनसम होता है वो पैसा, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ रैनसम क्या होता है, वो पैसा। क्या होता है रैनसम, रैनसम होता है पैसा जो आपको देना पड़ रहा है, ठीक है, किसी को छुड़ाने के लिए। क्या, वो पैसा जो आपको देना पड़ रहा है किसी को छुड़ाने के लिए। सपोज करो कि आपको फिल्मों में दिखते हैं कई बार बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनके पेरेंट्स को कॉल आता है कि हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रैनसम ही है कि आप अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए जो पैसा दे रहे हो वो क्या है, आपका रैनसम। अब आपको यहाँ पे जब पैसों से लेना देना पता चल गया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि रैनसम वायरस किसके लिए डेवलप किया जाता है। ये क्या करता है, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। क्या कर देता है, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और डिमांड करता है आपसे पेमेंट की, तभी जाके वो क्या करेगा, वो आपको डिक्रिप्ट करके देगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, अब मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं इसको। सिंपल शब्दों में इसकी ये बात है कि कंप्यूटर आपका, ठीक है, कंप्यूटर किसका, कंप्यूटर आपका, लेकिन आप कोई भी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते। क्या कर पा रहे हो, कोई भी फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आपका एक्सेस जो है वो क्या हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है।
क्या हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है आपका एसेस। अब आपको चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं दोबारा से एसेस कर पाऊँ, तो जिसने भी ये चीज़ की है, जो भी हैकर है, जो भी मतलब बंदा ये कर रहा है, उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट की क्या करेगा, डिमांड करेगा, तभी वो आपको क्या देगा, एसेस वापस देगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका क्या आंसर हो गया, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है इसके बारे में, पूछ रहा है और वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, वॉर्म बोलता हूँ, कीड़ा बोलता हूँ, जो बार बार क्या करता जाता है, रेप्लीकेट करता जाता है। इसका मतलब दूसरा मतलब भी क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि रेप्लीकेटिंग वायरस। कई बार सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि रेप्लीकेटिंग वायरस जो है वो कौन सा होता है, तो रेप्लीकेट करता है ये अपने आप को। ठीक है, बार बार रेप्लिकेट करता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ है। इसको एक चीज़ एक नाम से और भी बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस। क्या बोला जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस भी इसको बोला जाता है। अब बात आती है बाकियों की, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस है। अब मैं सारा लिख के नहीं बताऊंगा आपको। ट्रोजन हॉर्सेस क्या चीज़ है, ट्रोजन हॉर्सेस है मतलब हमको लगता है कि ये मतलब हमको जेन्युइन लगता है, हमको देखने में कैसा दिखता है कि ये जेन्युइन है, बट ये जेन्युइन होता नहीं है। कई बार ऐसी मतलब स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो कि लगता है मतलब विच लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन, जो लगता है कि जेन्युइन एप्लीकेशन है बट है नहीं ऐसा। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा मैक्रो वायरस। अब मैं मैक्रो वायरस की बात करूं तो ये किसको अफेक्ट करता है, सबसे पहले यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं आपके लिए, मैक्रो वायरस किसको अफेक्ट करता है, क्योंकि मैक्रोज अगर आपको याद है वर्ड एक्सेल इसमें होता है, तो हम लोगों को किसको अफेक्ट करता है, ये एमएस ऑफिस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, मतलब वर्ड को अफेक्ट करेगा, एक्सेल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आपको आ गया। नेक्स्ट आपके पास है एडवेयर। अब एडवेयर तो आपने देखा ही होगा, जब आप कई बार इंस्टाग्राम खोलते हो, अब कई बार फेसबुक खोलते हो, अब कई बार मतलब गूगल खोलते हो, कुछ खोलते हो, जब पेज खोल रहे हो, वेब पेज खोल रहे हो, तो एड्स आती है ना उसमें, कई बार आप क्लिक कर देते हो उसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके फाइल में क्या आ जाता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो एडवेयर तो ये तो मतलब पता ही है, सबको पता है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, कई बार आपको बोला जाता है ना कि पॉपअप, ठीक है, पॉपअप खोलो, ऊपर आता है क्रोम में, अगर क्रोम खोलो, सफारी होगा किसी के पास तो उसमें तो आई थिंक नहीं आता, मुझे याद नहीं अब, बट क्रोम में जो क्या होता है कि ऐसे आता है कि पॉपअप ओपन कर पा रहा है, करना चाह रहा है, तो अब आपको क्लिक करते हो उस पर, तो वो दूसरे साइड पे आपको लेके जाता है कहीं पे, जो कि आपको वायरस के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज यूज। जॉयस्टिक आपको पता है गेमिंग के लिए होता है, इसमें वो ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 95 पे। 95 क्या बोल रहा है, वन सेकेंड। हाँ, इन MS पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग हैंडआउट्स। तो जब भी कभी ये चीज़ मेरी याद रखना, अब आगे से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कभी मतलब बहुत ज़्यादा बार देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए आगे के लिए याद रखना कि MS पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जब हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के टाइम हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, हमारे पास 1 का ऑप्शन है, मतलब 1 स्लाइड पर पेज का ऑप्शन है, मेरे पास 2 का है, मेरे पास 3 का है, 4 का है, 6 का है, 9 का है, ये ऑप्शन मेरे पास है। लेकिन मेरे पास 5 स्लाइड्स पर पेज का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। किसमें, MS पावर पॉइंट में, याद रखना अब से। ठीक है, आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 अगेन 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है। Which of the following devices converts a computer output data into analog form that can be transmitted over a telephone line। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये पता चलता है कि जो भी टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट होता है सिग्नल, वो किस फॉर्म में होता है, वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है JKSSB में। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडम। ठीक है, कौन सी डिवाइस है वो, हम लोग बोलते हैं उसको मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉडम को मैं अगर बात करूँ तो मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर 2 चीज़ें हैं। और मॉड्यूलेशन ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे अगर पूछा जाता कि ऐसा प्रोसेस जिससे क्या किया जाता, जिससे आउटपुट डेटा को, मतलब कंप्यूटर के आउटपुट डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, वो प्रोसेस का नाम क्या है। तो अगर मुझे प्रोसेस पूछा जाता तो मैं क्या बोलता, मॉड्यूलेशन बोलता। ठीक है, प्रोसेस पूछा जाता तो मॉड्यूलेशन बोलता, डिवाइस पूछा गया तो मैं क्या बोलता, मॉडम बोलता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका टेलीपोर्ट का, टेलीपोर्ट तो नहीं, टेलनेट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलनेट जो है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर रिमोट कंट्रोल हमको चाहिए, ठीक है, रिमोट कंट्रोल, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, टेलनेट यूज़ होता है। 2 बार ये क्वेश्चन JKSSB में अकेला पूछा जा चुका है कि टेलनेट क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 97, क्वेश्चन 97, एक सेकेंड रुको जरा। क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जब हम मतलब वर्ड या फिर एक्सेल, जब हम लोग वर्ड या फिर एक्सेल ओपन करते हैं, तो यहाँ ना मतलब ऊपर एक झाड़ू सा साइन बना होता है, ऐसे एक झाड़ू सा साइन जो है ना वो बना होता है।
यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है ये फॉर्मेट पेंटर है। अब फॉर्मेट पेंटर करता क्या है, ये करता है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और अ पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई एल्सवेयर। मतलब सपोज कर लो आपने ये पैराग्राफ जो है, एक कोई आपका पैराग्राफ है, आपने क्या किया, इसमें फॉर्मेटिंग करके रखी है कि भैया मैंने मेरे जो कुछ पहले वर्ड्स हैं उसमें मैंने मतलब ये वाला टेक्स्ट जो है, ये वाला फॉन्ट जो है वो डिसाइड किया है, इसमें मैंने इतने नंबर ऑफ इतना मतलब साइज़ जो है फॉन्ट का वो डिसाइड किया है, इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किया है बीच में, मतलब कुछ कंडीशन लगाई है। तो अब आपने उस पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग उठा के किसी और पैराग्राफ में भी वही सेम चीज़ आपको अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप लोग किसका यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर का। क्योंकि आपको दोबारा जब करनी है तो दोबारा तो आप इतनी चीज़ें नहीं कर सकते, इसका फॉन्ट दोबारा सेट करो, इसका टेक्स्ट दोबारा सेट करो, इसकी हाईलाइट दोबारा सेट करो, तो वो सारी चीज़ें एक साथ कौन कर देता है, आपका फॉर्मेट पेंटर। क्या करता है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट या फिर किसी पीस ऑफ टेक्स्ट से और कहीं और अप्लाई करने के काम आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। 97 क्वेश्चन नंबर 98 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, दिस पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे ही मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखा और उसके बाद क्या देखा, टू प्रोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ चेक। जैसे ही मैंने चेक देखा मुझे आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पता है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें मैं चेक्स को पढ़ता हूँ उससे। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन गया कि पहले तो फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद चेक के एवोल्यूशन के लिए यूज होता है, एवोल्यूशन के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या है, इसमें 9 डिजिट्स, ठीक है, 9 डिजिट्स होते हैं किसमें, चेक में। वो जो जिसको ये चेक करता है MICR, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होता है सिटी के कोड होते हैं, पहले 3 सिटी के कोड होते हैं, फिर बाद में 3 जो है वो बैंक के कोड होते हैं, लास्ट के 3 जो है वो ब्रांच के कोड होते हैं। इस तरह से MICR कोड होता है जो कि ये चेक करता है, ठीक है, चेक पे कोड होता है, सॉरी। उसके बाद हमारी बात करूं OMR आपको पता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। किसके किसके लिए यूज़ होता है, 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपके चेक होते हैं, अब जो आपका OMR शीट होगा कौन चेक करेगा, वो OMR यही डिवाइस जो है वो चेक करेगी आपकी। तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब या फिर हम इसको बोल सकते हैं एग्जाम एवेल्यूएशन के लिए, और दूसरा लॉटरी टिकट्स के लिए। बहुत बार ये चीज़ भी पूछी जाती है, लॉटरी टिकट्स के लिए जो है वो कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है चेक करने के लिए, तो वो है OMR। तीसरा आपका आ गया OCR की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, कैरेक्टर को डेटा को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जैसे ये नाम में ही आ रहा है कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये रीड कैसे करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करता है, ठीक है, और उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। मतलब मान लो आपके पास एक इमेज है, तो वो क्या करेगा, इमेज से सारा का टेक्स्ट जो है वो उठा के आप लोगों को ऐसे पेस्ट करके दे देगा, उसमें से आपको जो चाहिए होगा आप लोग उसको आराम से एडिट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ जो है वो आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 99 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 99 1000 बार रिपीट हो चुका है कि न्यू स्लाइड के लिए, बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, आप लोग बोलोगे N, लेकिन N नहीं है, M है न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है। अब एक 2 चीज़ें मैं आपको इसमें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे कि पहले मेरे पास है Ctrl+D, CTRL Ctrl+D, ठीक है। Ctrl+D क्या करता है, डुप्लीकेट स्लाइड, क्या करता है, डुप्लीकेट स्लाइड। ये सारी चीज़ें लिखते रहना। Ctrl+M मैंने आपको बता दिया, न्यू ब्लैंक स्लाइड अगर हमको ऐड करनी है। Ctrl+N क्या हो गया हमारे पास, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये क्या है, सिर्फ स्लाइड। ये क्या है, न्यू प्रेजेंटेशन, याद रखना, ठीक है। ये क्या है, जब हमको कोई पुरानी मतलब पहले से बनी हुई कोई प्रेजेंटेशन वो हमको ओपन करनी है, तो वो इसके लिए। उसके बाद Ctrl+T एक पूछा जाता है इसमें, क्योंकि ये अलग चीज़ें हैं थोड़ी सी। Ctrl+T पूछा जाता है इसमें, तो Ctrl+T ये किसके लिए, फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। फॉन्ट बॉक्स को क्या करता है, ओपन करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद Ctrl+W भी एक पूछा जाता है, Ctrl+W पूछा जाता है किसके लिए, ये होता है क्लोज करने के लिए प्रेजेंटेशन को, क्लोज द प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें लिखते रहना। उसके बाद F5 पूछा जाता है बहुत बार, ये किसके लिए होता है, ये आपको पता है स्लाइड शो के लिए होता है। अगर स्लाइड शो आपको एंड करना है तो ESC आप लोग प्रेस करोगे तो स्लाइड शो आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको एक चीज़ और पूछी जाती है कई बार आपका Alt+F4 भी आपको पूछा जाता है, तो इससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हो। जैसे Ctrl+W था ना, इससे, या फिर Alt+F4 से, इससे भी आप लोग वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ जो है वो आया होगा। और Ctrl+F बचा, ये तो आपको पता है कि फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के काम आता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 क्या है, द टर्म गीगाबाइट। अब गीगाबाइट तो सबको पता है, ठीक है, मतलब 1 GB जो है वो किसके बराबर है, 1024 MB के बराबर है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, पूरा जो मैंने बताया था आपको कि बिट से लेके
लास्ट तक जियोप एक यूनिट आता है लास्ट में, वो मुझे सारा लिख के बताओ कमेंट में, ताकि जो बच्चा आ रहा है वो कुछ नया सीख के जाए। और कुछ बच्चे देखो, मुझे नहीं, अगर आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है तो मत करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता है, आपको पता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, तो आप पावर पॉइंट के भी कुछ शॉर्टकट, यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको 4-5 शॉर्टकट बताए, आप चाहते हो कि मुझे कुछ और शॉर्टकट पता है तो आप वहाँ पे लिख के कुछ बच्चों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS फॉर स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। स्लाइड्स में ओरिएंटेशन जो है वो कैसी होती है, लैंडस्केप होती है डिफॉल्ट की। अगर मैं बात करूँ लैंडस्केप मतलब इस तरह से, ठीक है, और पोर्ट्रेट किस तरह से होती है, ये है आपकी पोर्ट्रेट, ये है आपकी लैंडस्केप। स्लाइड्स की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कौन सी होगी, डिफॉल्ट लैंडस्केप होगी। ऐसे मैं जनरल बात करता हूं अगर, तो हमारे पास डिफॉल्ट कौन सी होती है, पोर्ट्रेट होती है। इसीलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बना, इसीलिए MS पावर पॉइंट में बना। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 102 में मैं चलता हूँ, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स एंड हैंड आउट, स्पीकर, नोट्स, आउटलाइन, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। हाँ, तो इस पेपर में तो आपका कंप्यूटर खत्म हो गया, चलो जरा आपका टेस्ट ले लें। अब क्वेश्चन आ गया, निकल गया, स्क्रीन पे दिख गया, तो चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को करोगे तो आप लोग चाहो तो इससे कर सकते हो, किससे, जो मुझे दिख रहा है, मुझे ये 2 नंबर दिख गए, तो मुझे समझ आ गया कि इन 2 नंबर से मेरी कैसी सीरीज बन सकती है। मैं ट्राई कर सकता हूँ वैसा, लेकिन आप लोग इसको डिफरेंस से करके चेक करना और आप लोगों को आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट अगर चाहूँ तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 का स्क्वायर। तो अब मुझे पता चल गया, हो सकता है इस तरह की सीरीज चल रही हो। जैसे ये है हमारे पास, इसका मतलब तीसरा नंबर कैसे आएगा मेरा, 3 × 4 का स्क्वायर। चौथा नंबर कैसे आएगा, 4 × 5 का स्क्वायर। चौथा नंबर मेरे पास 100 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 कितना होता है, 100। इसका मतलब मेरी सीरीज सही जा रही है। तो मेरा ये क्या होगा, 3 × 4 का स्क्वायर। तो 3 × 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 × 3 कितना होता है, 48। आंसर आ गया 48। आप लोग डिफरेंस करके चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे 2 नंबर दिखे तो मुझे यहाँ से समझ आ चुका कि 2 नंबर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक पेपर हमारा पटवारी का जो है वो कंप्यूटर का खत्म हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि लोगों के पास पहुँचती है, रिकमेंड करता है यूट्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा पेपर कांस्टेबल फोटोग्राफी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी करते हैं। पहला क्वेश्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो CPU को कहा जाता है। आई डोंट थिंक मुझे इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत है। आपको CPU के बारे में पता है चीज़ें, आपको मेमोरी के बारे में पता है, आपको ALU के बारे में पता है, आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में पता है, तो इसमें मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है, द डिलीटेड ईमेल्स कैन बी फाउंड इन विच सॉफ्टवेयर। डिलीटेड ईमेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ट्रैश में पाए जाते हैं। ड्राफ्ट में कहाँ क्या पाया जाता है, जो आप अभी लिख रहे हो लेकिन आपने सेंड नहीं किया अभी। सेंड में क्या पाया जाता है, सेंड हो गए हैं। इनबॉक्स में सारे ईमेल आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपको रिसीव हुए हैं। बट अब इसमें देखो कई बार क्या होता है, इसमें आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। मतलब सेटिंग के हिसाब से आप चाहो कि मुझे इनबॉक्स में कौन सा चाहिए, मैं मतलब इनबॉक्स को भी आप फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हो। ये जीमेल में सेटिंग होती है। मतलब मैंने जीमेल इतना नहीं चलाया, मैंने आउटलुक चलाया है, उसमें तो बहुत सारी सेटिंग होती है। हम लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, किसको कौन सा ईमेल मुझे कहाँ रिसीव होना चाहिए, किस नाम से रिसीव होना चाहिए। अगर ये वाला नाम है तो ये मुझे कहाँ फोल्डर में रिसीव हो, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, आपका ट्रैश में हमको पाए जाते हैं कौन से, डिलीटेड ईमेल्स। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो इसीलिए। नेक्स्ट अब आया आप लाइन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, होम की के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब आपको बताना है होम की इज़ यूज्ड फॉर। इतना तो पता है कि बिगनिंग पे जाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएगा, बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन जाएगा, या बिगनिंग ऑफ द लाइन जाएगा। ये किसी को यहाँ पे डाउट हो गया होगा, तो इसका आंसर है बिगनिंग ऑफ द लाइन। अब मैं होम के बारे में आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसके साथ कंट्रोल लगाता हूं और कंट्रोल प्लस होम कर देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मुझे कहां लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, कहां पे, बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे। मतलब कंट्रोल प्लस होम जो है वो इसका क्या आंसर है, पहला पार्ट है। अगर कंट्रोल प्लस होम होता तो पहला पार्ट है। सिमिलरली 2 मुझे और पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है एंड और एक पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एंड। एंड जो है मुझे लाइन के एंड पे लेके जाएगा, और कंट्रोल प्लस एंड जो है मुझे डॉक्यूमेंट के एंड पे लेके जाएगा। अब अगर आपको एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट की है, एक सेकंड रुको जरा। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अप वाली एरो की। ठीक है, कंट्रोल प्लस अप वाली एरो की। अब एक पैराग्राफ नीचे आना है तो कंट्रोल प्लस डाउन वाली एरो की। और इसमें 2 और आते हैं। अगर लेफ्ट पे जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की जाओगे तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक वर्ड लेफ्ट लेके जाएगा। और कंट्रोल प्लस राइट एरो करोगे तो एक वर्ड राइट लेके जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पे क्या है लेफ्ट एक वर्ड और राइट भी एक वर्ड लेके जाएगा। वर्ड मतलब ये पूरा का पूरा, ऐसे कर्सर लिखा है ना तो एक कर्सर से आगे चला जाएगा, टू लिखा है टू से आगे चला जाएगा, द लिखा है द से आगे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन। अब हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको किसके लिए दो चीज़ें और होती हैं। एक हमारे पास पेज अप होता है, एक हमारे पास पेज डाउन होता है। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप क्या करता है, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर करता है, और पेज डाउन क्या करता है, कर्सर को एक स्क्रीन डाउन करता है। ठीक है, एक स्क्रीन। अब यहाँ पे जब स्क्रीन की बात की है, इसका मतलब जो मुझे अभी फिलहाल दिख रहा है, जैसे अभी मुझे अगर मैं देखूं तो अभी मुझे फिलहाल क्या दिख रहा है लास्ट में, तो लास्ट में मुझे ये दिख रहा है रिप्लेस। तो मतलब इस स्क्रीन में मेरे पास क्या है, रिप्लेस से लेके यहाँ तक ये मेरे पास स्क्रीन है। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक स्क्रीन ऊपर जाना है, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास अब टोटली हट जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, पूरा ऊपर, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, इससे नीचे। तो ये किससे होता है, पेज अप या पेज डाउन से होता है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, और मतलब प्रीवियस सेशन में भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 क्या बोल रहा है, ऑटो करेक्ट वॉज इनिशियली डिजाइंड। ऑटो करेक्ट जो है वो स्टार्ट में किस लिए डिजाइन किया गया था, वो स्टार्ट में डिजाइन किया गया था कि मिस स्पेल्ट वर्ड्स जो है उसके लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। किसके लिए, मिस स्पेल्ट वर्ड्स। लेकिन आजकल क्या है, ऑटो करेक्ट सब कुछ कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो वो भी करेगा, वो सब कुछ मतलब आपको करके देगा, ये तो करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको मतलब सिंबल को टेक्स्ट से भी रिप्लेस कर सकता है। कई कई बार आपको चाहिए कि जैसे आप लिख रहे हो, स्टार्टिंग में लिख रहे हो, तो पहले वर्ड को भी उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। और ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछा गया है कि भैया ऑटो करेक्ट जो है हमको कैसे सिलेक्ट करना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है हमको कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपको कहाँ पे जाना है, फाइल में। लास्ट टाइम ही मैंने करवाया था, ये पूछा गया था। फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको प्रूफिंग में जाना है, प्रूफिंग में जाने के बाद आपके पास क्या आएगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो ऑटो करेक्ट को। लास्ट टाइम पूछा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या बोल रहा है, कहाँ गया, इन एमएस वर्ड विच यूटिलिटी एनेबल्स टू सेंड द सेम लेटर्स टू मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। तो बहुत बार करा चुका हूं यार, मेल मर्ज के बारे में कितनी बार पढ़ा चुका हूं आपको, तो मेल मर्ज इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा घुसूंगा नहीं अब इस बार इसमें। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ें बोली थी कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है, वैसा क्वेश्चन आ गया। तो फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विनवर्ड एक्सपी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज एनटी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर पूछूंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर आता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है जो आपके लिए स्पेसिफिक टास्क करके दे। क्या करे, आपके लिए टास्क थोड़ा सा आसान करके दे। जैसे एमएस ऑफिस जो है, ब्राउजर जो है, मीडिया प्लेयर्स जो है, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तीन तरह के हमारे होते हैं। एक तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम हो गया, दूसरा आपके पास हो गया एप्लीकेशन, तीसरा आपके पास हो गया क्या, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपको सर्विसेज देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सर्विसेज कैसे, जिसमें क्या आता है आपका एंटीवायरस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वायरस से बचाता है। ठीक है, उसके बाद फायरवॉल आपको बचाता है, उसके बाद आपका बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे घुसना नहीं है हमको, बट ये चीज़ें इसमें सारी आती हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग चलते हैं। 41 क्या है, इन एमएस वर्ड फ्रॉम विच मेन्यू ऑप्शन कैन यू एसेस पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट्स। कहाँ से, इंसर्ट। क्या आपको इतना तो पता होगा, इंसर्ट पिक्चर्स हम लोग करते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। इसका मतलब कहाँ से आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें इंसर्ट से मिलेंगी। अब आपको कमेंट करके बताना है, कोई अगर है धुरंधर, कोई है जो बता सकता है, मदद कर सकता है लोगों की, तो ये बता दे भैया फाइल के अंदर क्या क्या होता है, व्यू के अंदर क्या क्या होता है, और एडिट के अंदर क्या क्या होता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ बच्चा अगर मतलब थोड़ा सा कोई हेल्प कर देगा, मेरी भी और बाकी बच्चों की भी, तो उसकी हेल्प एग्जाम में खुद ब खुद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो ये तो सबको पता है, इंटरकनेक्टेड जो है वो नेटवर्क जो है वो फुल फॉर्म है किसकी, इंटरनेट की। इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या बोला जाता है, सबसे पहले एक सेकेंड रुको जरा, बोला ना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मैंने, अच्छा ठीक है ठीक है। तो इससे सबसे पहले इसके बारे में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि टीसीपी आईपी को क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंटरनेट। क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट इसको बोला जाता है। पूछा जाए ये इंटरनेट जो है किसने डेवलप किया, तो दो नाम आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। विंटन सर्फ, बहुत बार पूछा जाता है, ये सर्फ नाम बहुत बार आपको आएगा। विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट पूरा नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, रॉबर्ट ई कहान करके इनका नाम है, लेकिन पूरा जानने की जरूरत है नहीं।
इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने टीसीपी आईपी जो है वो इन्वेंट किया, ठीक है, इसीलिए हमारा क्या आया, इंटरनेट आया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये दो लोगों हैं जिन्होंने क्या किया, इंटरनेट की खोज की। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय विंटनसॉफ एंड रॉबर्ट ई, जो भी है इनका नाम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाकी इसमें वो डब्ल्यू आ गया, वो टिम बर्नर्स ली 1989 वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और डब्ल्यू का अगर पूछा जाए बैकबोन क्या है इसका, तो HTTP है, ऐसे लगाया हो आपको तो सिक्योर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आपकी फील्डिंग जो है वो थोड़ी सी सेट होगी। देखो, कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकी मुझे अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं ये चीज़ ढूंढता हूं कि मुझे इसमें से ऐसा कोई वर्ड एक दिख जाए जो मुझे पता हो। 3 बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमें जो आउटपुट है ना, आउटपुट तो देता है लेकिन प्रिडिक्टेबल या फिर टाइम कॉन्स्टेंट में। क्या टाइम कॉन्स्टेंट में, मतलब मैं आपको एग्जांपल जो दी थी, एग्जांपल किस टाइप की दी थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे ये यूज़ होते हैं मान लो सर्जरी में। अब सर्जरी में हमको पता है कि मुझे ये ऑपरेशन जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर परफॉर्म करना है। अगर वो 1 मिनट में परफॉर्म नहीं हुआ तो पेशेंट जो है वो चल बसेगा। तो इसीलिए विद इन अ टाइम कॉन्स्टेंट जो है उसमें हमें ये जो है क्या बोलते हैं, आउटपुट जो है वो मिलता है, ठीक है। तो रियल टाइम के क्या होगा, द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। मतलब हमको पता होगा, कंसिस्टेंट है कि अगर 1 मिनट लगेगा तो 1 ही मिनट लगेगा हर बार। ऐसा नहीं है कि किसी बार आपको 2 मिनट लगे, किसी बार 3 मिनट लग गए। और प्रेडिक्टेबल है। तो आपको जब ये पता चल गया कि पहले वाले का आंसर जो है वो पहला होने वाला है, बाकी चाहे मुझे ना आए, पहले वाले का ऑप्शन क्या है, पहला, तो ये आपको सारा का सारा आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब दूसरे का क्या है, तीसरा, दिस फीचर्स ऑफ विंडोज लेट्स यू चेक द परफॉर्मेंस। तो टास्क मैनेजर से आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ये भी आपको पता लग सकता था, ठीक है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स GUI टू द यूजर्स। तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बहुत सारे टाइप्स के इंटरफेस मैंने आपको बताए थे। और लास्ट में आपका सिम्बियन जो है वो आपका डिजाइन किया गया है किसके लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक ये अच्छा क्वेश्चन दिखा, बट मुझे नहीं लगता कि ये शायद आपको पूछा जाएगा, बट स्टिल क्वेश्चन पूछा तो हमको तो करना है। क्वेश्चन क्या है, अब मुझे क्या करना है, 100 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कितना बनता है, फिर 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। उस हिसाब से मुझे देखना है जो जो नंबर बनेंगे उसमें उसको मुझे असेंडिंग में अरेंज करना है, तो उसके बाद मुझे आंसर आएगा। अब जिसको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं करवाऊंगा क्योंकि इसमें कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि बाइनरी स्केल में इसका क्या आंसर होगा, किसी का ऑक्टल में आपको पूछा जाता है कन्वर्जन में, तो इसीलिए मैं करवाऊंगा। अब 100 है सबसे पहले, तो बाइनरी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सीधा ऐसा लिख सकते हो, ये 100 था, ये बाइनरी, इसको किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था 1 2 4 8 ऐसे लिख लो। अब आप 100 को कैसे लिख सकते हो, 0 0 1, इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका 4। तो बाइनरी में मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया आपको। इसका मतलब अगर बाइनरी में मेरे पास क्या है, 100 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। ये सारी कन्वर्जन सॉरी मैं किस में कर रहा हूँ, ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये ऑलरेडी डेसिमल में है तो इसका मुझे 100 ही आएगा, इसका मुझे आ गया 4, इसका मुझे आ गया 100। अब मुझे देखना है कि इसका, ठीक है, 100 जो है वो ऑक्टल स्केल में है, मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। आप किसी और में भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको मैं डेसिमल में कर रहा हूं तो डेसिमल में ही करना है। आप किसी और में कर लो, आप सबको हेक्साडेसिमल में कर लो, आप सबको बाइनरी में कर लो, आप सबको ऑक्टल में कर लो, किसी एक को आपको करना है। अब क्या है, 100 इन ऑक्टल स्केल। अब ऑक्टल में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, ये 100 है तो मैं कैसे लिखता हूं, पहले को 1 इंटू 8 की पावर, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 0 इंटू 8 की पावर 0, यहाँ पे लिखूंगा 0 इंटू 8 की पावर 1, यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू 8 की पावर 2। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। उसके बाद एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना हो गया, 1। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब मुझे अब इतना पता चल चुका है कि 4 64 ये 100, तो ये क्या आ रहा है, अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब 1 2 3 जो है वो असेंडिंग में आ रहा है। तो 1 2 3 असेंडिंग में एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली अगर आप करोगे किसको, हेक्साडेसिमल में है ना 100 वाला, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 100 था मेरे पास, ये तो कैसे लिखूंगा, 0 इंटू 16 की पावर 0, 0 इंटू 16 की पावर 1, 0 इंटू 16 की पावर 2। अब 16 की पावर 2 कितनी होती है, 256। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 256। तो असेंडिंग में मैं अरेंज करूंगा तो 4 64 100 और 256 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को जो है वो
हाइप जरूर कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइप का, ताकि यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करे और बाकी लोगों के पास भी ये चीज़ पहुंचे और वो भी अपना पैसा बर्बाद पेड में ना करें, रिवीजन करें अपनी जूनियर असिस्टेंट के पेपर के लिए और बाकी भी जो एग्जाम आगे आने वाले हैं। हम लोग मूव करते हैं अपने पेपर नंबर 3 पे। 3 पेपर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका स्कॉस्ट का अकाउंट्स असिस्टेंट का 2024 का। इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि हमने जो PYQs पीछे किए थे, जो सेशन हमने किए थे, जो 1500 की सीरीज मैंने चलाई थी, उसमें आपको कितना फ़ायदा होता अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं। वैसे कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल उससे कितना फ़ायदा हुआ है इस एग्जाम में देखना ध्यान से। अब देखो इस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को धुंधला दिख रहा हो, मैंने थोड़ा कम रखा है जानबूझ के, थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा तो हो सकता है और ज़्यादा धुंधला दिखे, तो इसीलिए थोड़ा कम रख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बस सिंपली ये आंसर है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपको मुझे कमेंट में लिख के बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी मैंने पटवारी एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन, पटवारी में या कांस्टेबल में अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा हमने, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और उसमें ऑप्शन भी वैसे ही थे। दूसरा मेमोरी था, तीसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट था, चौथा कंट्रोल यूनिट था, सेम ऑप्शन थे। तो इसीलिए क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक एग्जाम में होते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर में आपको दिखेगा कि जितने भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपनी 1500 प्लस वाली सीरीज में कर चुके हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर क्या नहीं है। IQ, कंप्यूटर के पास IQ नहीं है, वो खुद से नहीं सोच सकता, जो हम सोचेंगे उससे करवाना चाहेंगे वो करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर कोड। इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है। तो EBIC सारी ऐसा कुछ नहीं है। SCI आपको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं, इंटरचेंज, यही गलती करते हो आप लोग, ठीक है, यही गलती होगी, इंटरचेंज होगा यहाँ पे। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। DIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यहाँ पे इंटरचेंज कोड है, ये सारी चीज़ें याद रखना। तो इसका आंसर क्या है, EDIC, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। किसको डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर के ऑपरेशन। यूजर को तो डिजाइन नहीं किया जाएगा कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को किया जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आएगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, याद रखना। 65 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। इसमें से कौन सा जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटाइजर जो है आपका कन्वर्ट, MICR तो नहीं है, इमेज स्कैनर नहीं है, स्कैनर नहीं होगा, जिसमें क्या है कि किसको कन्वर्ट करता है, मैप्स को, पिक्चर्स को, ड्राइंग को। और ये किस लिए, ताकि हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, किसको, कंप्यूटर में, मतलब हमारा डिजिटल फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं डिजिटाइजर को, कभी कभी जो है वो आपका बोला जाता है ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्राफिक्स टैबलेट भी इसको कई बार बोला जाता है। एक सेकंड ज़रा पेन छोटा कर लूं, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट भी बोला जाता है, या फिर इसको कई बार ड्राइंग टैबलेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग टैबलेट भी इसको बोला जाता है, या फिर डिजिटाइजिंग, DIGITIZING, डिजिटाइजिंग टैबलेट भी इसको कई बार बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 255। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं आपके एग्जाम में, कि आपको पूछा जाता है हेक्साडेसिमल में, बहुत बार देखा है। तो मैं आपको अभी मेथड बताने वाला हूँ, आप उस मेथड से करोगे तो बहुत अच्छा। बाकी आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। मैंने 109 नंबर ले लिया, मैंने लिया 109। मैंने बोला ये मेरे पास कौन सा नंबर है, ये मेरे पास डेसिमल है, मुझे किस में करके बताओ, मुझे बताओ कि इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। आपने बोला ठीक है सर। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ले लिया, आप सबसे पहले क्या, अब हेक्साडेसिमल में निकालना तो आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 109 को किससे डिवाइड करूंगा, 16 से। जब मैंने 16 से डिवाइड किया तो मुझे पता है 16 इंटू 6 से ये जाएगा, ठीक है, 16 इंटू 6 से ये जाएगा, क्योंकि 7 से करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो एंड रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास 13 बचेगा। अब जो मेरे पास जितना गया कोफिशिएंट, अब मेरे पास कितना आया 6। अब मैं 6 को दोबारा किससे डिवाइड करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा। अब मुझे पता है कि ये डिवाइड तो होता नहीं है, इसका मतलब मेरे पास रिमाइंडर दोबारा कितना आ गया, मेरे पास यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ से मुझे जाना है उल्टा। जब मैं उल्टा चला तो पहले क्या आया 6। अब आपको पता है कि 13 को क्या लिखा जाता है, इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, A को 10 से स्टार्ट किया जाता है, A 10 होता है, B 11, C 12 होता है, और D को क्या लिखा जाता है 13। तो इसको मैं लिखूंगा 6 13,
ठीक है, सॉरी 13 नहीं, सॉरी 6 को 6D, ठीक है। डी को क्या लिखा जाता है 13, तो 13 को यहाँ पे क्या लिखूंगा 6D। तो अगर 109 को अगर मैं बोलूँ तो हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे 6D। सिमिलरली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो कि है 255। आपको पता है 16 इंटू 16 256 होता है, जो कि बड़ा हो गया, लेकिन मैं 16 तक तो नहीं जा सकता। तो 16 इंटू 15 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 240, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा 15। अब मेरे पास 15 से ये गया है, तो दोबारा 15 को किससे डिवाइड करूंगा 16 से, क्योंकि डिवाइड होता नहीं है, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा दोबारा 15। अब मुझे यहाँ से जाना है उल्टा, जब मैं उल्टा जाऊंगा इसका मतलब मेरा पास आंसर है 15-15, लेकिन मैं हेक्साडेसिमल में 15-15 लिख नहीं सकता, मुझे 10 से आगे जो है वो ABC में लिखना होता है। तो 15 मेरे पास क्या होता है, 15 मेरे पास होता है F, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा F इसका आंसर हो जाएगा A पार्ट। आशा करता हूं अब आपको समझ आया होगा, अब आपको ये भूलोगे नहीं, और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो आप लोग आराम से करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मेरे साथ स्टार्ट से जुड़ा है उसको पता है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप वन कलर स्क्रीन ऑन अ स्क्रीन, कलर पिक्सल सॉरी, कितने डॉट्स जो है वो एक कलर पिक्सल बनाए जाते हैं। पिक्सल क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट स्क्रीन पे। 3 मैंने बताया था R, G और B, ये मैंने 3 बताए थे आपको कि हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, इनकी इंटेंसिटी को चेंज करके हम लोग अपने हिसाब से कलर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इनकी ब्राइटनेस के हिसाब से। लेकिन होते कितने हैं हमारे पास, मेनली 3 होते हैं। कौन से, RGB बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोटपैड की एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट फाइल, बहुत सारी एक्सटेंशन मैंने आपको बता रखी है, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताई थी। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक्सटेंशन का, आप लोग इसको याद कर लेना सारी की सारी एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 72, अगेन एक्सटेंशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस। आगे आपका BMP, GIF, JPG सब करा रखा है, 72 का A पार्ट आ जाएगा। JPG की फुल फॉर्म मुझे कोई कमेंट में लिख के बता दो, GIF की फुल फॉर्म लिख के बता दो, BMP की फुल फॉर्म लिख के बता दो, और चाहो तो आप लोग अगर आपको कोई इनमें से और आता है तो आप लोग फुल फॉर्म लिख के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। अब आपको देखो, इन एक्सेल विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सेल सिलेक्शन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरली जब हम एक्सेल पढ़ते हैं या फिर वर्ड पढ़ते हैं वो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। कि आपके पास एक सिंबल होता है ऐसे करके, डॉक्टर सिंबल जो बिग प्लस बोला जा रहा है, ऐसे करके आपने सिंबल देखा होगा एक्सेल में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स सिंबल, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर, ये एक पॉइंटर का फॉर्म है, ठीक है। एक्सेल के बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, एक पॉइंटर ऐसा है, एक पॉइंटर हमारा ऐसा भी होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हमारे होते हैं जो कि इसमें क्या करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट यू कैन मेक यू कैन मेक सेल सिलेक्शन। आप लोग सेल को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो डॉक्टर सिंबल है हमारे पास, ठीक है, याद रखना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे। ये देखो, ये शायद जब हमने एक्सेल का वो पढ़ा था ना, एक्सेल का सेशन जो था हमारा, सेशन नंबर आई थिंक 7 था या कौन सा था मुझे याद नहीं है, सेशन जब हमने पढ़ा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सिलेक्शन, क्या आंसर था, डॉक्टर सिंबल। अब देखो उसके बाद दूसरा था, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज। तो वहां पे क्या बताया था, स्मॉल, थिन प्लस आइकन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ऐसे उठा लिए गए हुए हैं और सीरियल वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एक्सेल विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज। ये एज इट इज क्वेश्चन है, तो क्या आंसर है इसका, स्मॉल, थिन प्लस आइकन जो है वो आपको बताता है। उसके बाद एक क्वेश्चन वहां पे और था, तो वो देख लो, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में चांसेस हो। उसमें एक ये था, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मूव द कंटेंट्स ऑफ अदर सेल, यू कैन मूव द कंटेंट टू अदर सेल। मतलब कौन सा पॉइंटर इंडिकेट करता है कि आप लोग सेल को बाकी जगहों पे कंटेंट जो है वो मूव कर सकते हो। वो करता है आपका माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। ऐसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पॉइंटर्स बताए थे यहाँ पे, जैसे ये बताया है, ये बताया है, ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो आप चाहो तो वो सेशन जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है, अ नेटवर्क दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा हो गया हमारा, 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। अ सर्विस दैट अलाउज अ यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेलनेट की रिमोट कनेक्शन के लिए, ठीक है। जब मुझे क्या चाहिए होता है, रिमोट कनेक्शन चाहिए होता है, मतलब मैं कहीं और बैठा हूं और मैं कहीं और से लॉगिन करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, टेलनेट। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इन रिसेंट एग्जाम्स में ही, 2021-22, 21-22 तो छोड़ो, 23-24-25 के आसपास ही ये 2 से 3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, कोई है तो फुल फॉर्म लिख के इसकी मुझे बता दो। URL बहुत बार बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कहाँ पे है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, आराम से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन। जो ALU जो है जब आउटपुट देता है तो आउटपुट किस में स्टोर होता है, रजिस्टर में स्टोर होता है। यहाँ पे मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें सॉरी
2 से 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, साइज़ के बेसिस पे और स्पीड के बेसिस पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, सबसे पहले आता है आपका रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर आपका सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ऐसे जाता हूँ, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। मतलब अगर मैं बोलूँ रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड है, उसके बाद कैश मेमोरी की स्पीड है। अगर मैं साइज़ के हिसाब से आऊँ तो सबसे कम साइज़ रजिस्टर, फिर आपका कैश मेमोरी का, उसके बाद रैम का, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी का। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ये है आपका साइज़ के बेसिस पे, ये है आपका स्पीड के बेसिस पे। ये चीज़ें याद रखना, आपको एक ना एक MCQ इसमें से पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन विच टेक्नोलॉजी। सोर्स कोड अवेलेबल है, पहली बात तो ये, तो क्लोज्ड सोर्स तो नहीं हो सकता। अवेलेबल है मतलब ओपन सोर्स है। अब हम लोग देख भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स बोलते हैं। क्लोज्ड सोर्स क्या होता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। प्रोप्राइटरी में क्या होता है आपका, प्रोप्राइटरी में ये होता है कि जितने भी उसकी डिटेल्स हैं, मतलब जितने भी उसके, मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, जेके मैथ्स से हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया। अब जितने भी उसके वो होंगे, अपडेट्स होंगे, वो सारा का सारा कौन देगा, जो उसका डेवलपर है, ठीक है। आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, सारा का सारा वो कौन करेगा, वो डेवलपर करेगा। वो जिसके पास, जिन्होंने डेवलप किया है, वही उसके सारी अपडेट्स देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी। लाइसेंस तो आपको पता है कि इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता। तो ये था हमारा 3 पेपर हमारे हो चुके हैं। आई थिंक 60 से ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमारे हो चुके हैं। मैंने गिने नहीं, बट 60 से ऊपर तो हो ही गए होंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जो है वो कर देना, और वीडियो को हाइप कर देना अगर अच्छा लगे तो। और कमेंट में, एटलीस्ट कमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के जाना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कुछ बोलो, मेरे बारे में कुछ लिखो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख के जाना, कि बच्चा जो आने वाला देखने वाला है उसको थोड़ा सा उससे फ़ायदा हो जाए। आज के लिए इतना ही रखूँगा, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।